हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पहले आज के दिन की। तो आज का दिन है 24 जून 2021। इस दिन कोई खास दिन वैसे मनाया नहीं जाता। तो आज के भारत के लिए ऐसे आज के दिन की बात करूंगा तो वो है ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत, जो कि इस दिन भगवान विष्णु की एक विशेष पूजा इस दिन होती है। तो चलिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एफडीआई 2020 में प्राप्तकर्ताओं में विश्व में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन है अंकटाड, उसके द्वारा 21 जून 2021 को जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में जो एफडीआई का जो निवेश है, मतलब 2020 में एफडीआई निवेश 2020 में 27% बढ़कर 64 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। और इसी के साथ जो भारत का जो विश्व में स्थान है वो 5वां स्थान हो गया। विश्व में भारत 5वां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बन गया। तो भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान। किसके साथ? 27% ग्रोथ के साथ, 27% के साथ, 27% के साथ कितना हो गया इनका? 64 अरब अमेरिकी डॉलर। 64 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ भारत का विश्व में 5वां स्थान हो गया, मतलब 5वां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश बन गया है। और इससे पहले 2019 में भारत को कितना एफडीआई मिला था? 2019 में मिला था भारत को 51 अरब अमेरिकी डॉलर। और ये जो बड़ा है, ये बड़ा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो ये उसके जो ये कंपनी है, उनमें जो अधिग्रहण जो उनमें किया है सरकार ने भारत, इसलिए उसको इनको एफडीआई में भारत का विश्व में सबसे जो 5वां सबसे अधिक जो ये एफडीआई प्राप्त करता देश इसको बनाया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस अमेरिकी भारतीय को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 मिला है। तो ये मिला है सुमित्रा मित्रा को। सुमित्रा मित्रा जो कि केमिस्ट हैं, ये भारतीय मूल के अमेरिकन महिला हैं और इनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 मिला है। ये अवार्ड जो इनको मिला है ये नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज कैटेगरी में उनकी डेंटिस्ट्री में नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर दिया गया है। सुमित्रा मित्रा ने पहली बार नैनो जो टेक्नोलॉजी है, नैनो पार्टिकल्स के जरिए दांतों को और अधिक मजबूत करने को मतलब तकनीक का इजाद किया उन्होंने। और दांतों को रिस्टोर करने में ये काफी एक जो तकनीक है ये काफी क्रांतिकारी कदम है, इसलिए उनको ये इनाम मिला। तो किसको मिला है ये मिला है सुमित्रा मित्रा। इसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, जिनसे कि क्या है, ये दांतों को अधिक मजबूत करने के लिए नैनो पार्टिकल्स के जरिए दांतों को और अधिक ही मजबूत करे, रिस्टोर करने में एक काफी क्रांतिकारी कदम है। इसलिए इनको सुमित्रा मित्रा जो कि केमिस्ट है, इनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 मिला। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों की तैयारी के लिए बीसीसीआई कितने रुपए देगा। तो अभी आपको पता होगा कि अभी जो ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक है वो 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उससे पहले जो चाइनीज कंपनी जो कि किट स्पॉन्सर थी भारतीय ओलंपिक जो खिलाड़ी उनकी लीनिंग उन्होंने वो हट गई है। तो उसके हटने के पश्चात जो भारतीय जो ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं उनके सामने मतलब बजट का संकट पैदा हो गया था। तो भारतीय जो ओलंपिक संघ है और खेल मंत्रालय के अनुरोध पर बीसीसीआई ने 10 करोड़ रुपए ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ी हैं उनकी तैयारियों के लिए दान देने का मतलब फैसला किया है। तो बीसीसीआई कितने रुपए देगा? तो बीसीसीआई देगा 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए देगा बीसीसीआई ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों की तैयारी के लिए। और ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं टोक्यो ओलंपिक? तो ये हो रहे हैं, अगर टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने की बात करूं तो ये हो रहे हैं 23 जुलाई से। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं और उनकी तैयारी के लिए जो भारतीय जो खिलाड़ी जा रहे हैं उनके जो तैयारी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए,
तो भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय के अनुरोध पर बीसीसीआई ने 5 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। और बीसीसीआई के जो बैठक हुई थी जिसमें फैसला लिया गया, उसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और बीसीसीआई के सचिव जय शाह उसमें उपस्थित थे। तो ये एक और क्वेश्चन भी बन गया आपका, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई अध्यक्ष ये हैं सौरव गांगुली, पूर्व भारतीय कप्तान, और सचिव हैं जय शाह, माननीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं जय शाह, और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली। और टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होंगे 23 जुलाई से, और 10 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने देने का फैसला किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो जो ग्रीन हाइड्रोजन जो कि ऊर्जा का जो अगला वाहक के रूप में जिसको माना जाता है, इसके लिए जो ब्रिक्स देशों का जो मेजबानी, जो शिखर सम्मेलन की मेजबानी है वो भारत ने की है। और भारत की जो सबसे बड़ी जो कंपनी, जो भारत की जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है ऊर्जा उत्पादन में, और दुनिया की भी बड़ी कंपनी जो मानी जाती है एनटीपीसी, उसने इसकी मेजबानी की, मतलब उसने इस परिवार का ना इस जो सम्मेलन का जो संचालन उन्होंने किया। तो ये इसकी मेजबानी किसने की है? तो ये की है भारत ने की। और इसका संचालन किसने किया? संचालन किया एनटीपीसी, भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन्होंने इसका संचालन किया। और ये जो सम्मेलन है ये कब हुआ है? ये हुआ है 22 और 23 जून को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है। और इसका जो मेजबानी है, इसकी मेजबानी की है भारत ने, भारत की एनटीपीसी कंपनी ने इसका संचालन किया। और ये कब हुआ है? 22 और 23 जून को इसका ये हुआ है। और ब्रिक्स देशों में कौन कौन शामिल है? तो ब्रिक्स देशों में शामिल है ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। कौन से देश? अगर ब्रिक्स देशों की बात करूं तो ब्रिक्स में कौन से देश हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जैसे कि नाम से पता लग जाता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन बने? संयुक्त राष्ट्र का जो अभी महासचिव दोबारा बनाए गए हैं वो है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस जो कि पहले पुर्तगाल के 1995 से 2000 तक प्रधानमंत्री भी रहे, उनको दोबारा से इस पद के लिए चुन लिया गया बिल्कुल सर्वसम्मति से, और भारत ने भी उनका समर्थन किया है। तो जो 193 जो सदस्यीय जो देश हैं, उनका जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है, उनका महासचिव किसको चुना गया है? तो वो चुना गया है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये दोबारा चुना गया है, इनको दोबारा चुने गए। इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा कब? कार्यकाल स्टार्ट होगा जनवरी 2022 से, और कब तक रहेंगे ये रहेंगे 31 दिसंबर 2026 तक इनका ये दूसरा कार्यकाल रहेगा। कब तक रहेगा? 31 दिसंबर 2026 तक। और इससे पहले ये कब चुने गए थे? तो इससे पहले ये जो इनका कार्यकाल था वो था 1 जनवरी 2017 से, ये जो अभी तक जो इनका चला हुआ है। तो इससे पहले इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ था? तो वो हुआ था जनवरी 2017 से। और ये अभी तक ये हैं, जनवरी 2017 से इनका चला था। और इनको चुना गया था 12 दिसंबर 2016 को। जैसे अभी चुने गए हैं, तो इससे पहले जो चुने गए थे, तो ये इनके पहले कार्यकाल में तो ये चुने गए थे 12 दिसंबर 2016 को चुने गए। और इन्होंने अपना जो पदभार संभाला था, वो संभाला था, ऑफिस संभाला था इन्होंने जनवरी 2017 से। और इसी प्रकार जो अब इनको दोबारा से चुना गया है, और ये अपना दोबारा इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा जनवरी 2022 से। और इनको ये कब इनका इलेक्शन हुआ है इस साल? तो इस साल इनका इलेक्शन हुआ है 18 जून 2021 को चुने गए हैं ये। अगर ये पूछ ले कि चुने कब गए, तो चुने ये अभी दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं ये 18 जून 2021 को। और इनका कार्यकाल जो दूसरा स्टार्ट होगा वो होगा जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2026 तक।
और पहले कार्यकाल की बात करें तो वो स्टार्ट था जनवरी 2017 से अब तक जो चल रहा है, और चुने गए थे 12 दिसंबर 2016 को। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहले अश्वेत व्यक्ति को जज के रूप में नामित किया? तो ये 17 जून 2021 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने न्यायमूर्ति महमूद जमाल, जो कि भारतवंशी न्यायाधीश हैं, उनको कनाडा के उच्चतम न्यायालय में नामित किया है। तो ये किसने किया है? तो ये किया है, कौन सा देश है ये है कनाडा। कनाडा देश ने पहले अश्वेत व्यक्ति को जज के रूप में नामित किया है, और ये अश्वेत व्यक्ति कौन है? ये है भारतवंशी न्यायमूर्ति महमूद जमाल। कौन है ये? भारतवंशी महमूद जलाल, इनको जज के रूप में नामित किया है वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 17 जून 2021 को 17 जून 2021 को पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा, पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसकी घोषणा की 17 जून 2021 को। और वे उस देश में ऐसा करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन गए हैं, और वे सेवानिवृत्त हो रही न्यायाधीश रोसाली सिल्बरमैन अबेला की जगह लेंगे, जो कि वहां के उच्चतम न्यायालय की प्रथम यहूदी और प्रथम शरणार्थी न्यायाधीश थी। तो किसकी जगह लेंगे? तो वे जगह लेंगे न्यायाधीश रोसाली सिल्बरमैन अबेला। किसकी जगह लेंगे? रोसाली सिल्बरमैन अबेला। ये कौन थी? ये पहली यहूदी और पहली शरणार्थी जज थी वहां की। पहली यहूदी और पहली शरणार्थी जज थी रोसाली सिल्बरमैन अबेला। इनकी जगह लेंगे भारतवर्षी न्यायाधीश महमूद जमाल, और ये पहले वो होंगे अश्वेत जज जिनको कनाडा में जिनको जज बनाया गया है। तो कौन है ये सॉरी जलाल नहीं, ये जमाल हैं, जमाल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाए? तो ये लगाए हैं युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने। शेफाली वर्मा ने अपने डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाए हैं, और ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी और विश्व की चौथी खिलाड़ी बन गई हैं। शेफाली ने अपनी पहली पारी में 96 रन और दूसरी पारी में 63 रन बनाए। तो किन्होंने शतक लगाए हैं? तो ये लगाए हैं शेफाली वर्मा ने। शेफाली वर्मा ने अपनी दोनों पारियों में इन्होंने अर्धशतक लगाए। पहली में बनाए हैं 93 रन और दूसरी में बनाए हैं 63 रन। पहली में इन्होंने बनाए थे 93 रन और 96 रन, और दूसरी में बनाए इन्होंने 63 रन। और ये ऐसा करने वाली देश की पहली और विश्व की चौथी महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट दोनों पारियों में अर्धशतक बनाए हैं। इससे पहले जो बनाया है तो वो बनाए थे इंग्लैंड की लेस्ली कुक ने 1986 में। जो फर्स्ट थी वो कौन थी? वो थी लेस्ली कुक। कहाँ की थी ये थी इंग्लैंड की। 1986 में भारत के खिलाफ इन्होंने बनाए थे। और सेकंड कौन थी? सेकंड थी श्रीलंका की वनीसा बोवेन, 1998 में बनाई। कौन थी ये? श्रीलंका की वनीसा बोवेन, इन्होंने बनाए थे 1998 में दोनों पारियों में 50। और थर्ड थी ऑस्ट्रेलिया की जेफ जॉनसन, इन्होंने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ ही बनाई थी। कौन सी हैं? थर्ड हैं ऑस्ट्रेलिया की जेफ जॉनसन, इन्होंने अभी 2021 में ही बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ।
और जो लेस्ली कुक ने जो बनाए थे वो भारत के खिलाफ बनाए थे। श्रीलंका की जो वनीशा बोवेन थे, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाए थे। और जो ऑस्ट्रेलिया की जेफ जॉनसन है, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों की 51% जो हिस्सेदारी है वो बेचने का फैसला किया है। तो हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो वित्त वर्ष 2021-22 का जो बजट था, उसमें दो सरकारी बैंकों को और एक बीमा कंपनी को मतलब उनको बेचने का, मतलब उनको निजीकरण करने का फैसला घोषणा की थी। तो जो कि सरकार के जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का जो उनका लक्ष्य रखा था, उसके अनुसार ही इन बैंकों को बेचने का जो फैसला किया गया था। तो ये दो बैंक जो अभी जिनकी अभी घोषणा हुई है, जिनको सरकार जिनमें अपनी 51% जो हिस्सेदारी बेच रही है, तो वो बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो कौन से बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। इन दोनों ही बैंकों का जो सुझाव है वो नीति आयोग ने दिया है। इससे पहले जो ये मतलब जो ये बैंक थे, इनको शॉर्ट लिस्ट करने का काम भी सरकार ने नीति आयोग को ही दिया था। और नीति आयोग ने सरकार के सामने फरवरी में जो है अपनी रिपोर्ट दी, उसमें 4 बैंकों का जिक्र किया, मिड साइड बैंकों का, जिनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम था। जिनमें से इन दोनों बैंकों को, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को चुना गया है। और ये इनका जो इनका जो अधिग्रहण है जो 2021-22 के दौरान जो हो जाएगा, मतलब कब हो जाएगा, ये 2021-22 के दौरान ये दोनों ही बैंकों की जो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देगी। 2021-22 में अपनी जो हिस्सेदारी है वो सरकार बेच देगी। कितने परसेंट बेचेगी? वो बेचेगी 51%। 51% हिस्सेदारी सरकार इसमें अपनी बेच देगी। 51% हिस्सेदारी सरकार ये बेच देगी। तो कौन से बैंक है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। और कितने का जो फाइनेंशियल ईयर 2022 तक भारत जो निर्मला सीतारमण ने कितने का वो लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन दो बैंकों को बेचा जाएगा और एक बीमा कंपनी को और बेचा जाएगा, जिसकी घोषणा हो सकती है बाद में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान शुरू करने की घोषणा की। तो ये जो घोषणा की ये की है दिल्ली ने। तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अभी रविवार 21 जून को ये घोषणा की है कि योग एवं मेडिटेशन जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। और उन्होंने इसके साथ ही 1 वर्षीय जो डिप्लोमा कोर्स है वो भी स्टार्ट किया है, और जिसमें 450 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा भी लिया है। तो ये किसने घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। मतलब दिल्ली ने ये घोषणा की है कि वो 1 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है योग का वो स्टार्ट करेगी। वो क्या है? 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स। 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स किसमें? योग विज्ञान में। योग विज्ञान में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया। और ये कब इसकी घोषणा हुई? तो ये हुई है 21 जून को। और 21 जून को साथ उन्होंने योग एवं मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया। 21 जून 2021 को साथ ही क्या किया उन्होंने? योग एवं मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया है। और कितने लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा है? तो अभी फिलहाल पहले दिन रजिस्ट्रेशन किया है 450 लोगों ने। साढ़े 450 लोगों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये 1 वर्षीय जो पाठ्यक्रम योग विज्ञान शुरू करने की घोषणा की दिल्ली ने, जो 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होगा योग विज्ञान में, और साथ ही योग एवं मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है 21 जून 2021 को। उसी दौरान इसकी घोषणा हुई थी। तो चलिए आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी हैं। तो दोस्तों
मैं आपको इसके साथ एक सूचना भी देना चाहता हूँ कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ भी है, अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता करना है और आपको अपना कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना है, तो आप एक YouTube चैनल क्रिप्टो विद दीपक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत ही सटीक और सही जानकारी मिलेगी, जिससे कि आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे इस पेज पे आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको अपने जो पैसा निवेश करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। तो नेक्स्ट आपके वीडियो के लिए जुड़े रहें वीएस क्लासेज फॉर यू से। थैंक यू।